हेलो एवरीवन, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन क्या है? सबसे बड़ी खुशखबरी और है कि 10th पास स्टूडेंट जो है इसका एग्जाम दे सकता है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट का एग्जाम। और सबसे बड़ी बात और भी है कि 35 से 40 हजार की सैलरी तक वो 10वीं पास व्यक्ति इसमें पा सकता है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी ये वाला एग्जाम देने वाला व्यक्ति, यानी जो एसएससी सीजीएल वाला भी दे सकता है, एसएससी सीएचएसएल जो सोच रहा वो भी दे सकता है, और एमटीएस तो देना ही है। अब एमटीएस का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब जो एसएससी एमटीएस किस किस के लिए जो है भर्ती लेता है, 10th पास स्टूडेंट की जो है वो दे सकता है एग्जाम, क्या क्या एज होती है, क्या क्या सिलेबस होता है, तो ये 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी हम पूरी जानकारी लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या जानकारी लेंगे कि वैकेंसी डिटेल क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, रिजर्वेशन कितना कितना है, किस किस का है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट होगा नहीं होगा, कट ऑफ कैसे निकलेगी, तो ये सब चीजें इसमें सोचनी है। एमटीएस का मतलब हो गया कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब जो ऑफिस में बैठ के वर्किंग भी करते हैं और एक हवलदार की नौकरी भी की जाती है इसके द्वारा, तो दोनों ही चीजें इसके द्वारा की जाती है। एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका मतलब होता है जो ऑफिस में बैठते हैं वो लोग भी इसमें इंक्लूड है। अब बात करते हैं एमटीएस का मतलब, तो हमने को समझ में आ गया मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एक होता है हवलदार की नौकरी। हवलदार जो इसका मतलब हो गया इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, पूरे स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर इसके अंदर रहते हैं, और ऐसा नहीं कि किसी भी ऑफिस के बाहर नहीं, वरन जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ऑफिसेस है उनके बाहर जो हवलदार रहते हैं उनकी नौकरी करना मतलब इसके अंदर आएगा, वो इसका एग्जाम देगा। बात करते हैं एमटीएस के लिए एज ग्रुप है 18 से 25 ईयर, यानी जो जस्ट 18 साल से मतलब हो गया है वो दे सकता है, और 25 साल से पहले तक दे सकता है। हवलदार वाला 18 से 27 उसके एज ग्रुप रखी है, बट वो जनरल कैटेगरी है, और ओबीसी और एसएसटी के जो एससी एसटी है उसके लिए क्या है वो भी देखते हैं। देन अब बात करते हैं कि ये जो टोटल पोस्ट है वो कितनी निकली है। बात करते हैं 2022 में, तो एमटीएस की थी 11,994, ठीक है, हवलदार की थी 529, टोटल 12,523। बात करते हैं 2023 में 1377, 396 इसकी थी, 1773 टोटल पोस्ट थी। 2024 में 6,144 थी एमटीएस की, 3,439 थी आपकी इसकी हवलदार की, टोटल थी 9,583। 2025 में एमटीएस की पोस्ट अभी तक उन्होंने बताई नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखें, अभी तक बताई नहीं है, वो लोग अब गिन के काउंट करके फिर आपको बताएंगे। बट जो हवलदार है उसकी लगभग 1075 पोस्ट है, लगभग, ठीक है, तो इस तरीके से अब पूरी काउंटिंग अब होगी कि वो हमको अब बताएंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब भर सकते हैं, ये भर सकते हैं 26 से शुरू हो गई है, 26 यानी 26 जून से शुरू हो गई है, और 24/7 तक ये चलेगी, 24 जुलाई तक चलेगी। बात करते हैं लास्ट डेट एंड रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 24/7 से लेके कितनी होगी 11 बजे तक, 24/7 को रात 11 बजे तक रहेगा। फिर आता है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की क्या है, वो 25 को है रात 11 बजे तक। इस चीज का ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी का स्क्रीनशॉट लिया है, इस चीज का ध्यान रखें। ऑनलाइन पेमेंट अगर करेक्शन विंडो ओपन है वो 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में है, रात 11 बजे तक, ठीक है, 11 बजे तक। स्टूडेंट ऑफ, यहां देखिए करेक्शन चार्जेस क्या है, करेक्शन अपने को पता ही लग गया कि 11 बजे तक है। स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यस, फर्स्ट ईयर एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक चलेगा। बात करते हैं कि 26 जून से लेके 24 जुलाई, इतना लगभग 1 महीना क्यों चल रहा है? रीजन ये कि इसमें केवल 10th पास स्टूडेंट ही एग्जाम दे सकता है, 50 लाख व्यक्ति इसका फॉर्म भरेंगे। इतने लाखों व्यक्ति अगर फॉर्म भरेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इसीलिए 1 महीने का टाइम दिया है पूरा। और एग्जाम में भी 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक एग्जाम चलेगा। इसका रीजन भी यही है कि जब इतना टाइम तक एग्जाम चलेगा तो 100% है कि इसका रीजन क्या है कि इतने लोग इसका फॉर्म भरेंगे, और जब फॉर्म भरेंगे 100% तो उनके लिए टाइम तो ज्यादा देना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं फ्री हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये वाला जो टोल फ्री नंबर है इस पर आप कोई भी चीज इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर
फिर बात करते हैं कि अगर जो है मान लीजिए एप्लीकेशन फीस की कैटेगरी क्या है, फीस की अगर बात करें तो गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, चाहे वो SC ST, चाहे ओबीसी है, चाहे जनरल कैटेगरी की है। बट अगर जो उनकी कोई फीस नहीं है, बट बाकी जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं, बॉयज है, मेल है, उनके लिए फीस है 100 रुपीज चार्ज है, ठीक है, 100 रुपीज ही चार्ज है। और अगर जनरल कैटेगरी है तो उसके लिए 100 रुपीज चार्ज है, ठीक है। ओबीसी के लिए 100 है, बट फीमेल के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता ही है कि 10th पास चाहिए, बट हमको ये नहीं पता कि वो कब तक 10th पास का रिजल्ट आया नहीं आया, तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए बता रखा है कि जो MTS है 10th पास है, बट उसके लिए वॉकिंग चल के भी उसको जो है एग्जाम वो करना पड़ेगा पास। हवलदार है वो भी 10th पास है। मेल के लिए क्या रखना है, चीज ध्यान रखें, जिसने भी हवलदार ने CBE का टेस्ट पास किया है उसके 1600 मीटर तो है मेल के लिए, 15 मिनट तक उसको 1600 मीटर चलना पड़ेगा। 1600 मीटर जो है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर से लेके 20 मिनट तक उसको चलना है, ठीक है। हाइट क्या होनी चाहिए उसकी बात करें, ये तो वॉकिंग के लिए बताया है, 1600 मीटर से लेके 15 मिनट तक चलना है मेल के लिए, मतलब 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है। फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है, ठीक है। अगर हाइट है तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है, और चेस्ट जो बताना है बॉयज को वो 83 से 86 सेंटीमीटर बताना है फुला के। पर ये ध्यान रखना ये भी है कि कई गर्ल्स अगर CBA में पास हो गए, बट अगर वो इसमें किसी में भी फेल हो गए, मतलब वो उनका जो है रिजल्ट, मतलब वो उनका पोस्टिंग नहीं मिलेगा, वो क्वालिफाइंग नहीं माने जाएंगे। ये सब चीजें होगी तो वो माना जाएगा। बाई चांस वॉकिंग में हो गया, बाई चांस हाइट में फेल हो गया, चेस्ट में फेल हो गया, तो वो इसमें क्वालिफाई नहीं होगा, मतलब उसका पोस्टिंग नहीं मिलेगा, फिजिकल में पास नहीं होगा। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए है कि 10th पास स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता ही है हमको। कट ऑफ कितनी जाएगी, ये कट ऑफ जो है बाद में डिपेंड करेगा, 10th पास होना चाहिए। ये दे रखा रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वर डिक्लेयर्ड ऑन द बिफोर द कट ऑफ डेट एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड पास विल आल्सो बी कंसीडर्ड टू मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10th पास है और ये सब उसको क्वालिफाइंग करना है। इट इज डिक्लेयर्ड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड इज इक्वल, अगर मान लीजिए उस दिन तक रिजल्ट नहीं भी आया है तो आपका जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट जब चेक कराएंगे तो उस दिन का आप मार्कशीट उसमें लगा देंगे तो आप पास माने जाएंगे। फिर बात करते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट वैसे तो मैंने बता दी थी 18 से 25 और 18 से 27 ईयर, बट और क्या हो सकता है पोस्ट। अगर एज लिमिट की बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न बिटवीन, अब क्या है MTS के लिए 18 से 25 ईयर है, पर 2/8/2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर 2/8 भी है उसका जन्म तो वो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, एग्जाम नहीं दे सकता है। अगर 1/8 अगस्त का उसका 2019 का है अगर, या जुलाई का अगर उसका बोर्न है 2000 का, तो भी वो क्वालिफाइंग नहीं होगा, वो एग्जाम नहीं दे सकता है। और हवलदार में भी 18 से 27 है, 2/8/1998 क्योंकि 27 ईयर है इसीलिए, और 2007 के बाद का वो एग्जाम नहीं दे सकता है। अगर जुलाई है तब भी नहीं दे सकता, और इसमें भी अगर सितंबर आ रहा तब भी वह नहीं दे सकता है। फिर बात करते हैं कैटेगरी, अगर SC ST है तो एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 5 ईयर का। OBC है तो कितना मिलेगा, 3 ईयर का। बट अगर पर्सन विद डिसेबल अगर है तो 10 ईयर का मिलेगा। बट अगर जो फिजिकल मतलब वीक है तो उसको 10+3 OBC को मिल रहा है, और SC ST को 10+5 यानी 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। इस चीज का ध्यान रखें। यानी हम लोग जो जनरल कैटेगरी वाले अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो 18 से 25 है, बट अगर 5 साल लेट है तो SC ST वाला दे सकता है, 3 साल लेट है तब भी वह OBC वाला दे सकता है। फिजिकल डिसऑर्डर के लिए बताइए दिया 10 साल का रिलैक्सेशन है। फिर बात करते हैं कि रिजर्वेशन सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर जो है कोई भी व्यक्ति SSC द्वारा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है तो इसका फॉर्मेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दे रखा है वही फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई सर्टिफिकेट के बारे में कोई जानकारी लेनी है, SC/ST का सर्टिफिकेट, तो 74-75 पेज नंबर है, उस पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया है। एक चीज ये भी ध्यान रखें, SC/ST का जो है जिंदगी भर के लिए जो बना है सर्टिफिकेट वो मान्य है 100%, बट वो क्या होना चाहिए, आपका पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर आता है EWS सर्टिफिकेट जो है वो पेज नंबर 77 पर आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट, वो क्या है, जो आपकी डेट है उसी के अंदर का होना चाहिए, उसके बाद में बन। कई बार टेंशन आती है कि अगर उसके बाद में भी बनता है तो आप हो सकता है कि जो अगर आपका आधार से लिंक है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको आधार से लिंक नहीं है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए लास्ट डेट से पहले अपना
जो है इसका सर्टिफिकेट या तो अभी बनवा ले या फिर लास्ट डेट के पहले पहले अपना बना हुआ होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। और अगर जस्ट पहले का भी है तो बस 3 साल से पहले का सर्टिफिकेट कभी भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं आपका राज्य सरकार द्वारा नहीं वरन जो है केंद्र सरकार द्वारा होना चाहिए। अब इस रिजर्व कैंडिडेट जो है वो क्या ध्यान देंगे, यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो वही मैंने बताया था क्लोजिंग डेट 24 जुलाई है तो उससे अधिक पुराना 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी क्या है तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, बट ऐसे जो भी फॉर्मेट है जो दिया है इसने नोटिफिकेशन में उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ऐसी कंडीशन में आपका आय प्रमाण पत्र 25-26 का होना चाहिए। रीजन कभी आय बढ़ती है और कभी कम होती रहती है। फिर बात करते हैं रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट नोट्स। वो क्या है कि अगर आपको कभी भी लगता है कि हमारे जो है ओबीसी का या नहीं भरा गया है तो कई बार या तो आधार से लिंक कर दो, नहीं हुआ है तो जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तब भी आप इन सबको क्वालिफाई करा सकते हैं, टेंशन नहीं ले। ठीक है, बात करते हैं कि ये अप्लाई कैसे होगा। पहले भी अपन ने जब एसएससी और जो सीजीएल जो होता है वो बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन लेवल का होता है और सीएचएसएल होता है वो 12th लेवल का होता है और इसको 10th पास व्यक्ति दे सकता है। तो तीनों के लिए आप कोई भी व्यक्ति जिसने वन टाइम क्या करा रखा है, पार्ट 1 है कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल लिखनी होगी, पासवर्ड आ जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा, उसके बाद एडिशनल डिटेल आपको भरनी होगी और उसके बाद आप डिक्लेयर हो जाओगे कि आप इन तीनों में से कोई भी एग्जाम या तीनों दे सकते हो, तीनों भी दे सकते हो, पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कराना ही होगा। सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी, एजुकेशन डिटेल भरी जाएगी और देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें फिर अपलोड डॉक्यूमेंट यानी आपके डॉक्यूमेंट भी बाद में भरे जाएंगे। बट ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR है वो आप कोई भी चाहे आपको सीजी का किसका देना है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का देना, सीजीएल का, सीएचएसएल का देना, एमटीएस का देना, उसके लिए ये एक ही होगा। फिर बात करते हैं कि फोटो कैसे देनी है। फोटो के लिए लाइव फोटो लिया जाएगा। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसी टाइम आपके लिए इस तरीके से फॉर्म भरना है। एक चीज ध्यान रखनी है, पूरे साल आप चश्मा लगाते हो पर इस टाइम आपको चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ऐसे फोटो नहीं खिंचाना है, ऐसे नहीं खिंचाना है। डार्क पेन रखा तो लाइट बेस होना चाहिए और लाइट पेन रखा तो डार्क बेस होना चाहिए। ना आपको चश्मा लगाना है, ना इधर देखना, ना उधर देखना, ना स्टाइल मारनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फोटो कराना है और वो सिंपल फोटो ही मान्य होगा। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन और है लाइव फोटो का कि पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कोई फोटो नहीं होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखना है। साथ ही आपको जो है सिग्नेचर का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लर सिग्नेचर बिल्कुल नहीं चलेगा, एग्जैक्टली सिग्नेचर होना चाहिए तो ही काम आएगा। और पूरा फॉर्मेट दे रखा है इसके अंदर, कितने का सिग्नेचर है, पूरा अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको साइन करना है, ब्लर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर बात करता है एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न के लिए 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ही चीज ध्यान में रखी है कि इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग को साइड कर दिया है कि मैथ्स और रीजनिंग है उसमें से केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर है, बट इंग्लिश और जीएस से आपकी मेरिट बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल जो रहेगा, फर्स्ट सेशन, उसमें इंग्लिश नहीं आएगा वरन क्या आएगा, मैथ्स और रीजनिंग आएगा। फर्स्ट शेड्यूल में मैथ्स रीजनिंग आएगा और 60 जो है मार्क्स है और 20 क्वेश्चन, मतलब 60 और 20 कुल मिला के इस तरीके से है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, मैक्सिमम मार्क्स है 60 का, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख रखा है 20 और मैक्सिमम मार्क्स है 60। 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। बस इसका नेचर केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इस चीज का ध्यान रखें। क्वालिफाइंग नेचर है, ये पास किया तो ही आप सेकंड में आएंगे, बाकी आप सेकंड में नहीं आएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऊपर वाले में मैथ्स और रीजनिंग के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस चीज का पूरा ध्यान रखें। मैथ्स रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट मैथ्स रीजनिंग को पता नहीं क्या है, इन लोगों ने केवल क्वालिफाइंग नेचर रखा है, इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनेगी। फिर बात करते हैं सेकंड, अगर इसमें क्लियर होगे तो ही सेकंड सेशन आएगा। सेकंड सेशन में है कि 25 तो क्वेश्चन है 75 मार्क्स के, फिर 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में भी इसी तरीके से है और इंग्लिश में भी इस तरीके से है और इसमें भी आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट। इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर है, बट इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, इस चीज का ध्यान रखें। बात करते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या टीयर 1 के। ठीक है, तो इंग्लिश रहेगा, जीके जीएस रहेगा और रीजनिंग रहेगा। इंग्लिश के ये सारे टॉपिक रहेंगे, जीके जीएस के ये सारे टॉपिक रहेंगे और रीजनिंग के ये सारे टॉपिक रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। फिर बात करते हैं मैथ्स।
मैथ्स में रहेगा इंटीजर्स, होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट इनवर्स ऑपरेशन, प्रोपोर्शंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, सारे जनरल टॉपिक जो प्रॉफिट लॉस जो आप 10 तक पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे टॉपिक भी मैथ्स में है, ठीक है। बट अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि आप सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या दे रखे हैं कि एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट सीबीई एंड फिजिकल। अब जो हवलदार का जब देते हैं तो इसके लिए आपका फिजिकल भी रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश में भी रहेगा और 13 रीजनल लैंग्वेज में भी रहेगा। ये सारी लैंग्वेज इसमें दे रखी, कौन कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम होगा। द कैंडिडेट हु फॉर द क्वालिटी पीईटी पीएसटी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। अगर पीईटी पीएसटी है मतलब जो फिजिकल डिसऑर्डर है तो इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा, केवल एमटीएस के लिए होगा। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फर्स्ट सेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, फर्स्ट सेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। सेकंड सेशन है उसमें 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्क होगा। सेशन फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस शॉर्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड देयर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड। मतलब फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेशन का जो एग्जाम है उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा सेकंड सेशन के लिए, वो क्वालिफाई होगे तो सेकंड में आ जाओगे, फिर सेकंड सेशन में आओगे। हवलदार के लिए कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्टेड द रेशियो ऑफ 1:7। अब देखिए हवलदार के लिए क्या सोचते हैं कि अगर 1000 पोस्ट है तो 7000 का सिलेक्शन किया जाएगा। रीजन कई बार इन्होंने ये बहुत अच्छा कर रखा है कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि उनका जैसे सीजीएल वाले भी सीएचएसएल वाले भी इसका एग्जाम दे रहे हैं, बट अगर उन्होंने फिजिकल सब कर लिया है बट अगर 1000 के लिए 1000 का सिलेक्शन किया पर उनका अगर सीजीएल और सीएचएसएल में हो गया है तो वो यहाँ नहीं आएंगे, तो उनको वापस एग्जाम लेना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लिस्ट निकालेंगे, फिर सेकंड लिस्ट निकालेंगे, फिर थर्ड लिस्ट निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग उनको पता लग जाएगा कि वो सीजीएल सीएचएल में नहीं गया, इसका मतलब इसमें 100% आएगा। या फिर अगर उसको एग्जाम नहीं देना, किसी और एग्जाम में नहीं हुआ तो भी इसमें आएगा ही आएगा। तो इसीलिए वो 1000 पोस्ट है पर 7000 का सिलेक्शन करेगा और उसके बाद 1000 को ही नौकरी देगा। And on the basis of their performance in session second of CBE, फर्स्ट केवल जो है क्वालिफाइंग है, सेकंड सेशन आपका पास होगा, उसके अकॉर्डिंग मेरिट निकलेगी, इस चीज का ध्यान रखें। फिर बात करते हैं कि अगर जो है इसमें क्या होगा, सबसे पहले CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, PET PST यानी फिजिकल जो है एंट्री मतलब फिजिकल जो टेस्ट होंगे वो सारे दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन में लास्ट में क्या मिल जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फिर आप बात करते हैं कट ऑफ कैसी कैसी गई है, तो हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, इस चीज का भी ध्यान रखें कि और सैलरी भी हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। जहां महंगाई ज्यादा है तो सैलरी ज्यादा है, जहां महंगाई कम है तो सैलरी भी कम होगी, ठीक है। कट ऑफ की देखे तो एज ग्रुप सब पूरा अच्छे से देखे, कट ऑफ में देख लो एज ग्रुप 18 से 25 है बिहार की और 18 से 27 है, सबकी मैंने अलग अलग दे रखी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ सबकी दे रखी है मैंने, और जनरल की 137.92 है, ठीक है। फिर मैंने इनकी भी अलग अलग दे रखी है, एज ग्रुप यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी सबका दे रखा है। और सबसे ज्यादा किस तरीके से आप अच्छे से देख ले, कट ऑफ सबकी अलग अलग गई है, जैसी महंगाई है वैसी कट ऑफ है। तो इस तरीके से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नॉलेज जंक्शन के वीडियोस जो है उन सबको आप फॉलो करते रहे। जो है जनरल साइंस, देन मैथ्स, देन रीजनिंग, सब क्लासेस में आपके लिए लेके आऊंगी। आप हमारी वैसे आपके सिलेबस सबका सेम है, चाहे सिलेबस आपका देखें, अगर सीजीएल का तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सीएचएसएल है तो भी आप पढ़ सकते हैं, और देन एमटीएस है तो भी सबका सिमिलर सिलेबस है, थोड़ा सा लेवल चेंज होता है। बाकी आपका जो पेपर है बहुत इजी पेपर आएगा, बहुत टिपिकल पेपर नहीं आएगा। और वैसे भी आपकी जो चॉइस है मतलब वैकेंसीज कम है बट ज्यादा रेशो से इसमें फुलफिल करेंगे, ज्यादा रेशो से आपको लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी 10th पास इसको एग्जाम दे सकता है, पेपर इसका आपके बहुत इजी पैटर्न पे आएगा, केवल सीबीई एक ही बार होगा। आप मैथ्स और रीजनिंग केवल क्वालिफाई करेंगे तो इंग्लिश और साइंस, आप इंग्लिश और जनरल साइंस आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। देन फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप बन जाएंगे नौकरी के पाने वाले व्यक्ति। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि आप चेयर पे बैठ के ऑफिस के अंदर काम करेंगे। और हवलदार की नौकरी अभी तक उन्होंने 1000 पोस्ट निकाली है, उससे ज्यादा नहीं निकाली है, अब बताएंगे कितनी पोस्ट और निकालने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात फिजिकल के लिए भी, इसके लिए आपके बता रखा है कि फिजिकल के लिए भी आपको फुलफिल होना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो उससे फिजिकल से पहले आपको हस्त पुष्ट होकर फिर आपको एग्जाम देना होगा फिजिकल का। तो जल्दी से आप आ जाइए,
10th पास, सबसे बड़ी खुशखबरी 10th पास व्यक्ति इसको एग्जाम दे सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो सीजीएल सीएचएसएल का भी दे रहा है वो भी इसको दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं कि ये क्लासेस कहां से ज्वाइन करें। रोज हमारे वीडियो आते रहेंगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, इन सबका, तो आप रोज पढ़ते रहें और रोज हमको कमेंट करते रहें कि आपको किस तरह के वीडियो लग रहे हैं, किस तरह के और चाहिए। जल्दी से जल्दी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।